हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रॉपर्टी की, दैट इज पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। यदि हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को लिखें, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हम जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें से जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन बीइंग स्मॉल इन साइज, it will form the P पाई मल्टीपल बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, या तो अपने ही जैसे एटम के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या कार्बन के साथ। इट विल फॉर्म द P पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ये P पाई मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है? मींस इस नाइट्रोजन एलिमेंट के p ऑर्बिटल का दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड एज द पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। इस पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से जो नाइट्रोजन होता है, दैट विल एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। परंतु नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस, क्या वो भी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है? नहीं। फास्फोरस बीइंग बिगर इन साइज, साइज बड़ा होने की वजह से इसका फास्फोरस का जो p ऑर्बिटल है, इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग विद अदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, क्योंकि दोनों के p ऑर्बिटल में लार्ज डिफरेंस होता है साइज में, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। फिर फास्फोरस जब पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता है तो ये क्या करता है? इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड सो फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। इसलिए फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो N2 बीइंग स्मॉल इन साइज, N2 मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है, इसलिए इट विल हैव द वीक वंडरवाल फोर्सेस। और जहां पर वंडरवाल फोर्सेस वीक होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर रहेंगे, सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस। नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। परंतु फास्फोरस साइज बड़ा हो रहा है, हमें पता है वंडरवाल फोर्स साइज बढ़ने के साथ साथ या मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं। वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही हैं, बिगर साइज, सो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस, और वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने से जो P4 होता है, दैट विल एग्जिस्ट एज सॉलिड। इसलिए जो P4 है वो एज ए सॉलिड एग्जिस्ट करता है। अब यदि हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी, डाइनाइट्रोजन विल हैव द ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है। ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, और यदि बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई होगी। दैट इज वाई द N2 is
इनर्ट, इसलिए जो N2 होती है वो इनर्ट होती है, यानी जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। परंतु यदि हम इसके साथ नेक्स्ट एलिमेंट यानी फास्फोरस के कंपाउंड की बात करें, फास्फोरस के मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे P4 में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, और इसी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी, और यदि बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी P4 हाईली रिएक्टिव होता है, यानी फास्फोरस जो व्हाइट फास्फोरस होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो डायटोमिक स्टेट में रिएक्ट करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लीस्ट रिएक्टिव होता है। परंतु नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसी ग्रुप का यानी फास्फोरस, वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में होता है और हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। आइए अब बात करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। हाइड्राइड्स, एक्चुअली हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट, rather an electronegative element with hydrogen। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड होता है वो हाइड्राइड्स कहलाता है। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स EH3 टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। E स्टैंड फॉर एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन इट विल फॉर्म अमोनिया, फास्फोरस विल फॉर्म फॉस्फीन, ऑर्सेनिक विल फॉर्म आर्सेन, इसी तरीके से स्टीबीन एंड बिस्मथीन। इनमें से यदि हम इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करें, सपोज हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड यानी अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करें। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p3। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, वो है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं नाइट्रोजन के, वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके एक्सियली सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और जो 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इट विल फॉर्म ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी पिक्चर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर दिस शेप गेट्स डिस्टॉर्टेड, यानी क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाती है। यदि टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्योंकि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है और हमें पता है लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर से ज्यादा होती है, और इसकी रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। सो यहां पर ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को अंदर की ओर रिपेल करता है। ये बॉन्ड पेयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि ये जो लोन पेयर होगा, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसकी बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन ज्यादा है, जबकि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा होना था, परंतु लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर अंदर की ओर शिफ्ट कर जाते हैं,
यानी जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो आइए अब देखते हैं बॉन्ड एंगल की, यदि हम इनकी बात करें कि अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, फॉस्फीन का कितना होगा, एंड सो ऑन। अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है, उससे नेक्स्ट फॉस्फीन, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, नेक्स्ट आर्सिन का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो आइए देखते हैं कि फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा इन हाइड्राइड्स की सीरीज में, या बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। हमने अभी यहां पर देखा कि इस लोन पेयर की वजह से अमोनिया के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम हो गया, यानी 107.5 डिग्री के आसपास। लेकिन फॉस्फीन का केस यदि हम देखें, फॉस्फीन में अब ये देखते हैं कि बॉन्ड एंगल अमोनिया से ज्यादा होगा या कम होगा। ये जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां पर देखिए आप कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर हैं NH बॉन्ड पेयर, दे रिमेन्स टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। परंतु फॉस्फीन के केस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज व्हाई दे लिटिल बिट रिमेन अवे फ्रॉम द फास्फोरस। यहां पर बॉन्ड पेयर फास्फोरस से दूर है। जब बॉन्ड पेयर दूर है तो रिपल्शन जो होगी बॉन्ड पेयर में वो कम होगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन तो यहां पर भी उतनी है, यहां पर भी उतनी है। इफेक्ट किसका होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन का। फास्फोरस के केस में बॉन्ड पेयर फास्फोरस से दूर रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है। यदि ये रिपल्शन कम है, इसने तो अपना उतना ही काम करना है, दैट इज वाई जो बॉन्ड पेयर है वो अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, यानी बॉन्ड एंगल फॉस्फीन के केस में कम हो जाता है। यानी अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फॉस्फीन का उससे कम। यदि मैं ऑर्डर लिखूं, अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फॉस्फीन का उससे कम, ऑर्सिन का उससे कम, देन स्टीबीन एंड देन बिस्मथीन। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। फास्फोरस के केस में, इन केस ऑफ फास्फोरस द बॉन्ड पेयर remains away from phosphorus, so repulsion between bond pair and bond pair is less. That is why the bond angle in phosphine further decreases. बॉन्ड एंगल और डिक्रीज कर जाता है, और जो बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का वो ये हो जाता है। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्सेस पर, और वो वंडरवाल फोर्सेस विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। यदि हम यहां पर देखें तो इनका मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का सबसे कम है, फॉस्फीन का उससे ज्यादा, ऑर्सिन का उससे ज्यादा, स्टीबीन का उससे ज्यादा,
और बिस्मथीन का उससे ज्यादा। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए, फॉस्फीन का उससे ज्यादा, ऑर्सिन का उससे ज्यादा। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। रादर जो करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है दैट इज फॉस्फीन का सबसे कम होता है, ऑर्सिन का उससे ज्यादा, अमोनिया का उससे ज्यादा और स्टीबीन का उससे ज्यादा। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया का ज्यादा क्यों है? रीजन बहुत सिंपल रीजन के नाइट्रोजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन साइज छोटा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सो इट विल फॉर्म द अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अमोनिया मॉलिक्यूल्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्सिन से भी ज्यादा होता है। बाकी में क्या है, बाकी में तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही हैं इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, परंतु अमोनिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में भी वंडरवाल फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर। तो मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए, बट एक्चुअल जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का वो फॉस्फीन का सबसे कम होता है, ऑर्सिन का उससे ज्यादा, स्टीबीन का उससे ज्यादा, परंतु अमोनिया का इनमें सबसे ज्यादा होता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रिमेन्स क्लोज टुगेदर, दैट इज व्हाई अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बाकियों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होता है। इनमें भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। इस ऑर्डर को हम ध्यान रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है और ये मॉलिक्यूलर मास का है, तो ये हम ध्यान रखते हैं इस तरीके से। अमोनिया यहां पर सबसे ज्यादा है, फॉस्फीन उससे कम है, देन ऑर्सिन आ जाता है और इसी तरह यहां पर स्टीबीन आ जाता है। तो देखिए फॉस्फीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, ऑर्सिन का उससे ज्यादा, स्टीबीन का उससे ज्यादा और अमोनिया का सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अमोनिया इज soluble in water, while जो दूसरे हाइड्राइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनकी जो सॉल्युबिलिटी है अमोनिया की, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज नाइट्रोजन बीइंग स्मॉल इन साइज, having high electronegativity, it will form hydrogen bonding with water. That is why ammonia is soluble in water. परंतु यदि हम फास्फोरस और सैनिक और दूसरे एलिमेंट की बात करें, इनका बिगर साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दैट इज वाई फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ फॉर्म नहीं कर सकता,
and so phosphine and the other hydrides are insoluble in water. यदि हम इनके हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी मींस, थर्मल मींस हीट, यानी हीट करने पर कौन ज्यादा स्टेबल है। हीट करने पर स्टेबल वो होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, यानी जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पर। यहां पर यदि हम अमोनिया का केस देखें, इसमें नाइट्रोजन का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस, which in turn in comparison to the arsenic, then bismuthine, stibine and then bismuthine। यदि हम इनकी बात करें, यहां नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, वो बहुत हाई होगी। इसलिए ये थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए, NH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। परंतु यदि हम बिस्मथीन का केस देखें, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बिस्मथ और हाइड्रोजन की, वो बहुत कम होगी, यानी बिस्मथीन सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा। दैट इज वाई अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल, और इनका ऑर्डर यदि हम लिखें तो बिस्मथीन की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन को देते हैं। अब क्योंकि ये हाइड्राइड्स दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, दैट इज वाई दे कैन एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। परंतु जो लेस थर्मली स्टेबल होगा, लेस थर्मली स्टेबल होगा, कैन गिव हाइड्रोजन इजिली, वो ही हाइड्रोजन को इजिली, सबसे इजिली वो हाइड्रोजन को देगा, और जो सबसे इजिली हाइड्रोजन को देगा सो हैव हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसलिए उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उतना ही हाई होगा। अब यहां पर इस थर्मल स्टेबिलिटी का यदि हम ऑर्डर देखें, बिस्मथीन जो सबसे कम थर्मली स्टेबल है, इसलिए BH बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक करेगा, यानी बिस्मथीन सबसे इजीली हाइड्रोजन देगा। दैट इज वाई जो बिस्मथीन है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा, और सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका आ गया? अमोनिया का आ गया। यदि हम इनके हाइड्राइड्स के बेसिक कैरेक्टर को स्टडी करें, बेसिक कैरेक्टर को, हमने आज इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हर एक हाइड्राइड पर लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर, अमोनिया, फॉस्फीन, ऑर्सीन, देन स्टीबीन, देन बिस्मथीन, सभी पे एक लोन पेयर है। सो दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दे विल एक्ट एज एन लुईस बेस। दैट इज वाई ये जो हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, इनका बेसिक कैरेक्टर होता है। परंतु इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? क्या अमोनिया बेसिक है, या फॉस्फीन ज्यादा बेसिक है, या बिस्मथीन ज्यादा बेसिक है? That can be explained on the basis of size of the central atom. Nitrogen being small in size, the electron pair distributed over a smaller volume,
नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक छोटे से एरिया पर, एक छोटे से वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसलिए डोनेशन के लिए, डोनेट होने के लिए सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा। यानी अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। परंतु साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, सपोज यदि हम फॉस्फीन की बात करें, फॉस्फीन में सेंट्रल एटम फास्फोरस जिसका साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा है, लोन पेयर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्जर वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन इन कंपैरिजन टू द अमोनिया। इसलिए फॉस्फीन का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से कम होगा। सो करेक्ट ऑर्डर फिर क्या आ गया बेसिक कैरेक्टर का? सबसे ज्यादा अमोनिया बेसिक, उसके बाद फॉस्फीन, ऑर्सिन, स्टीबीन एंड देन बिस्मथीन। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप ऑफ EX3, where X is any halogen and E is the element of this nitrogen family. अब यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो 3 मोनोवेलेंट एटम के साथ, मोनोवेलेंट हैलोजन एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 एंड NP3, अब इसके वैलेंस शेल में क्योंकि 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और इसने 3 मोनोवेलेंट एटम के साथ बॉन्डिंग करनी है, सो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो वैलेंस शेल की हो जाएगी NS से शुरू करके NP, जहां तक 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये 4 में से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के मोनोवेलेंट हैलोजन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो फोर्थ होगा दैट विल कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड अगेन जो ज्योमेट्री है EX3 यानी ट्राई हैलोजन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की, वो क्या हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है। अब यदि हम इनकी सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी नाइट्रोजन फैमिली के जो ट्राइहैलाइड्स हैं, यदि हम नाइट्रोजन के ही ट्राइहैलाइड्स की बात करें, नाइट्रोजन के जो ट्राइहैलाइड्स हैं NCl3, NBr3 और Ni3, दे आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होते हैं, जबकि NF3 इज फेयरली स्टेबल। NF3 is stable. The stability can be explained on the basis of size of the halogen atom. जो स्टेबिलिटी है वो हैलोजन एटम के साइज पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन साइज। एज साइज हैलोजन एटम का बड़ा होगा, सो NX बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। NX जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाएगी जितना बड़ा हैलोजन एटम का साइज होता चला जाएगा। दैट इज वाई जो NCl3 है जिसमें हैलोजन एटम क्लोरीन बहुत बड़ा साइज है नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली, सो NCl बॉन्ड लेंथ वीक होगी। इसी तरह से NBr जिसमें Br और बड़े साइज का है, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और वीक होगी। दैट इज वाई NCl3, NBr3 एंड Ni3 जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। परंतु NF3 में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है NF की, दोनों का साइज कंपेरेबल है, दैट इज दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ। दैट इज वाई जो NF3 होता है
वो स्टेबल होता है। यदि हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें इन ट्राइहैलाइड्स के, बेसिक कैरेक्टर की, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ lone pair on central atom, नाइट्रोजन के जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी उनका बेसिक नेचर होता है। अब यदि हम इनके एक ही पर्टिकुलर हैलोजन के डिफरेंट ट्राइहैलाइड्स देखें, जैसे सपोज NX3 है, PX3 है, देन ASX3 है या SBX3 है, यानी हैलोजन एटम इज सेम बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, तो क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? हमने अभी हाइड्राइड्स की बात की थी नाइट्रोजन फैमिली के, बिल्कुल उसी तरह से सेम रीजन से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। NX3 के केस में नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मॉलर वॉल्यूम, सो इजिली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। That is why NX3 is most basic among all the three. ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यहां सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया, so इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वाई PX3 का बेसिक कैरेक्टर और कम और SBX3 का बेसिक कैरेक्टर और भी कम। यदि हम एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट हैलोजन एटम के साथ हैलाइड्स देखें, जैसे यदि मैं NF3 की बात कर रहा हूं या NCl3 की बात करूं या NBr3 की बात करूं, यहां पर देखिए NF3 के केस में जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, सो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा विड्रॉ करेगा इन कंपैरिजन टू द NCl3, ज्यादा विड्रॉ करेगा, सो इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन इन केस ऑफ NF3, सो इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। परंतु यदि मैं NCl3 या NBr3 की बात करूं, इसमें ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन के कंपैरेटिवली, तो इसके कंपैरिजन में ये नाइट्रोजन से उतने इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ नहीं कर पाएगा, दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट बेसिक। तो इन तीनों में ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा NF3 लीस्ट बेसिक और NBr3 इज द मोस्ट बेसिक। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट के हैलाइड्स के बॉन्ड एंगल को देखते हैं। यदि हम एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के एक ही पर्टिकुलर हैलोजन के डिफरेंट ट्राइहैलाइड्स देखें, जैसे NX3 है या PX3 है या ASX3 है, इसी तरीके से SBX3 है, मींस हमने हैलोजन एटम सेम रखना है, परंतु सेंट्रल एटम जो है वो हमने नाइट्रोजन फैमिली का डिफरेंट लिया है। उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल इन केस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फास्फोरस, इसलिए जो बॉन्ड पेयर होगा
NX बॉन्ड का वो इस केस में हैलोजन फास्फोरस के कंपैरेटिवली ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ रहेगा, लेकिन इस केस में जो लोन बॉन्ड पेयर होगा दैट रिमेन्स अवे फ्रॉम द फास्फोरस, जिसकी वजह से इस केस में जो रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर में वो कम होगी, यहां पर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी। इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो किस ऑर्डर में आ जाएगा? सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल NX3 में, PX3 में और सबसे छोटा SBX3 में। यदि हम एक ही एलिमेंट का डिफरेंट हैलोजन के साथ बॉन्ड एंगल देखें, सपोज यदि हम PF3 की बात करें या PCl3 और PBr3 की बात करें, सेंट्रल एटम हमने सेम रखा है यहां पर। अब देखिए फास्फोरस 3 फ्लोरीन से लिंक है, यहां पर फास्फोरस 3 क्लोरीन से लिंक है। अब हमें पता है कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। वो हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। यहां पर फ्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज वाई द बॉन्ड पेयर रिमेन्स टूवर्ड्स फ्लोरीन, बट इस केस में बॉन्ड पेयर ए लिटिल बिट रिमेन्स अवे फ्रॉम द क्लोरीन, दैट इज वाई यहां पर रिपल्शन कम होगा, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर में, यहां रिपल्शन कम होगा, इसीलिए यहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा और PBr3 का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स पेंटाहैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। देखते हैं कैसे। यदि हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP3। So because they have 3 half-filled orbital, so they can form the trihalides, but because they have the vacant d orbital, so one electron from the ns orbital can excite to the vacant d orbital, that is why it can form the pentahalides also, but nitrogen cannot, because nitrogen does not have any vacant d orbital, so it cannot form pentahalides like NCl5, परंतु फास्फोरस कैन, क्योंकि फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब यहां पर यदि मैं PCl5 कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करूं, यहां पर फास्फोरस ने 5 मोनोवेलेंट हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d, क्योंकि हमने उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेने हैं जितने हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। और यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें पता है जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस टाइप से PCl5 की शेप होती है। इन 5 बॉन्ड में से जो 3 बॉन्ड होते हैं ये वाले, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो बॉन्ड है जो अप द प्लेन और डाउन द प्लेन बॉन्ड है, दे आर द एक्सियल बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना, एक्सियल बॉन्ड्स पर जो रिपल्शन होती है 3 बॉन्ड पेयर की वो ज्यादा होती है,
दैट इज वाई जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ वो हमेशा लॉन्गर होती है। इसी वजह से जब भी PCl5 डिसोशिएट करता है इट विल गिव PCl3 एंड Cl2। इन्हीं दो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है जिसकी वजह से हमें Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज हुई मिलती है। यही कारण है कि जो PCl5 है वो एक एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट करता है। या कई बार पूछा जाता है कि all the five bonds in PCl5 are not equivalent, comment on the statement। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और ये 2 एक्सियल होते हैं। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।